नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर प्रदेश की बहनों का मान बढ़ा दिया है। सरकार की योजना महिला आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, न सिर्फ योजना की राशि बढ़ रही है बल्कि महिलाओं को संबल भी मिल रहा है। आज जारी की गई राशि ने न सिर्फ लाडली बहनाओं का मान बढ़ाया है बल्कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव को वादा पूरा करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर और भी मजबूती से स्थापित कर दिया है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देख लीजिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात मिल गई है। लंबे समय से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पैसा बढ़ने का इंतजार कर रही राज्य की करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा तोहफा दे दिया है। लाडली बहना योजना की 30वीं किस्त के रूप में महिलाओं के खाते में 1250 के बजाय 1500 रुपए भेज दिए गए हैं। साल 2023 में योजना की शुरुआत के बाद लंबे समय से लाडली बहना योजना का पैसा बढ़ाने की बात की जा रही थी। यहाँ तक कि कई बार विपक्ष इसे लेकर सरकार पर हमला भी बोल चुका था, लेकिन अब लाडली बहनाओं के खाते में 1500 रुपए भेज दिए गए हैं। इसके साथ ही योजना के लाभार्थियों में इस बात को लेकर उम्मीद और भी पक्की हो गई है कि सरकार अपने वादे के मुताबिक 2028 तक योजना की राशि बढ़ाकर 3000 रुपए कर देगी, जिसका वादा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही कर चुके हैं। हमने सबने यही संकल्प लिया था कि बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत करते हुए धीरे धीरे करके हम राशि बढ़ाते जाएंगे। तो आज यहाँ हमारे वेनगंगा नदी के पवित्र किनारे पर जिस प्रकार का समय चला है, सिवनी से पूरे प्रदेश के अंदर हमारी बहनों को सच में 1250 से 1500 होने की बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा करके अपने आप का अभिनंदन करें। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई लाडली बहना योजना अब भाजपा की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल हो चुकी है। मध्य प्रदेश में सफल प्रयोग के बाद बीजेपी छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों में भी इसका सफल प्रयोग करने में कामयाब रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर 2028 के विधानसभा चुनाव तक डॉक्टर मोहन यादव सरकार इस योजना की राशि बढ़ाकर 3000 कर देती है तो विपक्ष यानी कांग्रेस के लिए इस योजना की काट ढूंढ पाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो एमपी में लाडली का बड़ा मान, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका दुबे जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, डॉक्टर और विक्रम चौधरी जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर, और आशीष दुबे जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन विक्रम जी आपसे लेते हैं, क्योंकि देखिए लाडली बहनों के साथ साथ इंतजार कांग्रेस को भी था, क्योंकि आप लगातार सवाल उठा रहे थे 1500 कब होंगे, 1000 दे रहे हैं, फिर 1250 देना शुरू किया। हालांकि 3000 का आंकड़ा अभी बाकी है, लेकिन आज सिवनी से सिंगल क्लिक के माध्यम से 1500 रुपए लाडली बहनों खातों में जरूर पहुंच गए। विक्रम जी। जी अच्छी बात है ये, और लेकिन हम ये चाह रहे थे कि ये रकम इतनी बड़ी होनी चाहिए कि ये तुष्टीकरण न लगे, पुष्टिकरण होना चाहिए। इससे 50 रुपए रोज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल जब हमने अपनी न्याय योजना प्रस्तावित की थी तब इसका जो आंकड़ा था वो करीब था 6000 रुपए का। आवाज विक्रम जी आपकी नहीं आ रही, हो सकता है आपकी माइक जो है वो म्यूट हो गई है, एक बार उसको आप चेक कर लें। जी आवाज आई मेरी? जी। तो उसका जो आंकड़ा है वो 6000 रुपए था। बहरहाल हम आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लगभग 1800 करोड़ रुपए जो है प्रति माह जो खर्च किए जाते हैं, और आज ही सरकार ने 4000 करोड़ का कर्ज लिया है। सिर्फ इसलिए लिया है वो कि उस राशि से पुराना कर्ज चुकाया जा सके। तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक तरफ ये योजना है, दूसरी तरफ आपका जो राजकोषीय घाटा है लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में सरकार इस योजना को कब तक खींच पाएगी, कैसे चला पाएगी? वेतन, पेंशन और अन्य कामों के लिए पैसा है नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि आप लाडली बहना को सशक्त अवश्य कीजिए, लेकिन उसको स्थायित्व दीजिए, क्योंकि यदि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था डामाडोल होती रहेगी तो इन पैसों का कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम ये चाहते हैं कि इसको आप राजनीतिक रिश्वत की बजाय
एक सशक्त योजना बनाइए जो चुनाव से इतर हो और लाडली बहनों का आत्मसम्मान बढ़ाने वाली हो। ये योजना मध्य प्रदेश की जिस तरीके से संचालित की जा रही है, कर्ज लेकर जिस तरीके से घी पिया जा रहा है, उससे तो लगता है कि ये एक राजनीतिक रिश्वत है, सशक्तिकरण की कोई योजना नहीं है। ठीक है, प्रियंका जी इसका जवाब देंगी। प्रियंका जी देखिए, अच्छी पहल है, वो कह रहे हैं लगातार, लेकिन कर्ज को लेकर एक बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश में एक तरफ आप लाडली बहनों के हाथ में जो आप पैसे दे रही हैं उनको सशक्त तो कर रही हैं, लेकिन प्रदेश के कंधे पर एक भार बढ़ता जा रहा है। ये बैलेंस कैसे करेगी भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार? नमस्कार राघवेंद्र जी, और आपके माध्यम से समस्त दर्शकों को प्रणाम करती हूँ और सभी बहनों को सर कि उनकी जो राशि है उनके खातों में आज 1500 रुपए के रूप में जो है वो ट्रांसफर हुई है। और ये दूसरी विजय है डीबीटी की कि अगर जो लाभार्थी है, पारदर्शिता की जो सरकार है, तो जो लाभार्थी है उस तक उसके जो राशि है वो पूर्णतः बिना किसी दलाल के, बिना किसी बिचौलिए के बिल्कुल पारदर्शिता पहुंचती है। तो ये एक ट्रांजैक्शन के माध्यम से हम कहें या ईमानदारी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन 1 क्लिक पे होता है और लाभार्थी तक, हितग्राही तक सीधे पहुंचता है। तो ये जो हमारा देश का एक भ्रष्टाचार के मुक्त की भी जो हम बात करते हैं उसकी और भी ये बहुत बड़ा कदम है। दूसरी बात अगर मैं बात करती हूँ तो बहनों के आत्मसम्मान के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, सशक्तिकरण के लिए ये बहुत माइलस्टोन एक योजना जो है वो साबित हुई है। ये राघवेंद्र जी और मेरे साथ बैठे हुए मेरे तीनों भाई भी इस बात से आपके अलावा भी सहमत होंगे कि जनधन योजना के माध्यम से कहूँ या और भी जो हम लोग ने अकाउंट खुलवाए थे बहनों के, तो ऐसी बहुत सी बहनें सामने निकल के आई जिनके उसके पहले कभी अकाउंट ही नहीं हुआ करते थे। जनधन योजना के माध्यम से खाते भी खुलवाए गए, आज डायरेक्ट उनके खातों में पैसा भी जाता है। और सिर्फ ये 1500 की राशि नहीं, उनके द्वारा जो संचय की गई राशि होती है, घर में जो महिलाओं की आदत होती है थोड़ी बचत करने की, वो राशि भी आज अगर हम बात करें इसके माध्यम से और दूसरे माध्यमों से खातों तक भी पहुंच रही है और मार्केट में भी आ रही है। ये बात मैं मानती हूँ। और दूसरी चीज, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर थोड़ा सा भी पैसा होता है तो वो एक आत्मविश्वास पैदा करता है। वो पैसे की कीमत से अगर हम कह सकते हैं और पैसे की ओर कह सकते हैं वक्त गिव अस मोर वक्त, तो वैसे ही बात है कि अगर आप थोड़ा बहुत पैसा होता है तो महिला और भी पैसे को कमाने के लिए प्रियंका जी इन सारी बातों को स्वीकार विक्रम जी भी कर रहे हैं, लेकिन उनका सवाल ये है कि जिस परिस्थिति में ये योजना इस वक्त मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है, कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ले रही है सरकार। हालांकि लगातार मोहन यादव भी ये बात कहते हैं या और भी आपके तरफ से जो नेता बयान देते हैं कि मध्य प्रदेश भी सशक्त हो रहा है, उस तरह से निवेश और उस तरह से सारी चीजें हो रही है। सवाल सुन लीजिए, लेकिन कब तक खींच पाएंगी ये भी विक्रम जी पूछ रहे थे कि ऐसे चलता रहा तो कब तक आप इस योजना को चलाने वाली है? बिल्कुल निश्चित तौर पे ये 5 साल चलेगी और आगे भी चलेगी, और क्यों ना चले। जो लोग ये सवाल कर रहे हैं मैं उनसे पूछती हूँ कि जब वो सत्ता में नहीं थे और सत्ता में आने की कोई उम्मीद भी समझ में नहीं आ रही थी, फिर नारी सम्मान निधि के फॉर्म गांव गांव जाकर के 3000 रुपए के भरवाए जा रहे थे। जब आप सत्ता में नहीं थे, सत्ता के चुनाव का कोई अभी रिजल्ट उसके 1 साल पहले से तैयारी लग गई, कैंप लगाए गए कांग्रेस की तरफ से, सम्मान निधि के फॉर्म भरवाए गए 3000 के, तो क्या उस समय बजट ये नहीं रहता? आप लोग सरकार से अगर 3000 सीधे देने की जो आप बात कर रहे थे, तो क्या आप अपने घर से पैसा ला करके देते तो आप भी सरकार में थे। और जब आप कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और हिमाचल, दूसरी जगह पे जो आप विक्रम जी आपके पास सरकार है, वहां आपने जो फ्री ट्रांसपोर्टेशन की बात करी, तो क्या वो घर से दिया जा रहा है? वो भी सरकार की तरफ से आपने वादा किया, लेकिन वो वादा भी आपने निभाया नहीं। आपने 8500 रुपए का लोकसभा में वादा किया, उससे भी आपने निभाया नहीं। परंतु आप किस प्रलोभन के साथ में सरकार में वापसी करने के लिए ये सम्मान निधि के फॉर्म भरवा रहे थे? हमने तो 1000 से शुरुआत करी और 5 साल में 3000 देने की बात कर रहे हैं। सिस्टमेटिकली धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है पैसा, और वो भी लोन की अगर आप बात करते हैं तो लोन का भी पेइंग कैपेसिटी आपको मालूम है कि पूरे सर्वे किए जाते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना इन्वेस्टमेंट आ सकता है, कितने रोजगार उत्पादन किए जा सकते हैं, उन सारे का एस्टिमेशन के बाद में लोन जीडीपी के अकॉर्डिंग आपको मिल पाता है। ठीक है विक्रम जी, हाँ ठीक है प्रियंका जी, जवाब विक्रम जी जवाब मिला आपको? नहीं मैं बता जल्दी से फिर आशीष दुबे जी के पास पहुंचना। हाँ विक्रम जी, जब हमारी सरकार थी 15 महीने की, तब कमलनाथ जी ने
लोन कम हुआ था, बल्कि हमने लोन की एक किस्त भी चुकाई थी। ठीक है। आप समझिए, हमारा आर्थिक प्रबंधन जो है वो बिल्कुल अलग होता है। और हम इनके जो आर्थिक प्रबंधन पर जो सवाल उठा रहे हैं, हमारी बहन को ये नहीं मालूम कि आज ही 4000 करोड़ का कर्ज लिया है और वो पुराने कर्ज को चुकाने के लिए लिया है। तो मैं यही इनसे जानना चाह रहा हूं कि आप इस तरीके से कर्ज पे कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाएंगी? यदि कर्ज बढ़ता रहेगा तो आज की जो पीढ़ी है वो तो बहल जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी की दुर्गति तय है। अब हमारा प्रलोभन नहीं था, हमारे पास एक पूरा मैनेजमेंट था और हम उस मैनेजमेंट के तहत पैसा देने का दावा कर रहे थे। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये सरकार जो है, प्रियंका जी उनकी बात सुन लीजिए। पिछले 10 सालों से मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ। प्रियंका जी एक सुन लीजिए मेरा आंकड़ा, जिसमें नारी सम्मान निधि के फॉर्म मेरा आंकड़ा सुन लीजिए। पिछले 10 सालों से कर्ज लेने का जो औसत है वो 35,000 करोड़ जिन प्रदेशों में आपकी सरकार और सरकार अभी 2 महीने शेष है साल को गुजरने में, अभी तक 46,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि आप बार-बार कर्ज लेके। ठीक है, सवाल आप दोनों की बात आगे। प्रियंका जी आपको भी मैं रोक रहा हूँ, विक्रम जी आपको भी मैं रोक रहा हूँ, आशीष दुबे जी हमारे साथ है, वो आप दोनों को आईना दिखा देंगे, वो सुन लीजिए। अब आप दोनों को मैं रोक रहा हूँ। विक्रम जी आपकी भी बात आ गई है, प्रियंका जी आपकी भी बात आ गई। आशीष दुबे जी जरा आईना दिखाइए, पक्ष और विपक्ष आप दोनों की बात सुन रहे हैं। एक पहले तो ग्राफ के बारे में जानकारी आप दे दीजिए कि जिस मोटिव को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस योजना को सामने लेकर आई थी कि महिला सशक्तिकरण, उसके ग्राफ्स में 2023 से लेकर 2025 में कितना आप बदलाव देखते हैं। और दूसरा सवाल जो कर्ज को लेकर हो रहा है, उसकी बैलेंसिंग की जो बात हो रही है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आशीष जी देखिए, राजनीतिक रूप से निश्चित तौर पर भाजपा को इसका लाभ मिला है, ये चुनाव में समझ आया, क्योंकि चुनाव के 2-3 महीने पहले योजना शुरू की गई थी। तो ये जो डायरेक्ट कैश जो ट्रांसफर वाली जो स्कीम होती हैं, इसमें सीधे सीधे जो लोग लाभान्वित होते हैं, उनका पहला भरोसा उस समय की सरकार पे चला जाता है जो उसको अदा करती है या उनको देती है। तो इस मामले में बीजेपी का अपर हैंड रहा और ये प्रयोग कई राज्यों में बाद में दोहराया गया और उसके नतीजे भी मिले। ये नहीं कहा जा सकता कि 100% जो रिजल्ट था, जो चेंज हुआ या जो वोट इतना आए, वो सब इसकी वजह से आए। कई वजह रही होंगी, क्योंकि लेकिन ये बड़ा फैक्टर, ये बड़ा फैक्टर बना इसमें चुनाव में, और इसीलिए इसको बार बार आजमाया गया। और हाल में तो 10-10 हजार रुपए दिए गए महिलाओं को बिहार में। तो ये एक बड़ी, लेकिन जो इसमें जो खर्च है, इसका जो खर्च है 1.5-2 लाख करोड़ रुपए का सालाना जो सरकार पे खर्च आता है, ये कोई भी सरकार, मतलब किसी भी राज्य की सरकार होगी, बहुत दिनों तक इसको बहुत आसानी से वहन करने की स्थिति में नहीं होगी, क्योंकि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं आर्थिक परिदृश्य राज्यों के, वो इतने ठीक नहीं है। और नीति आयोग की रिपोर्ट कई बार इशारा कर चुकी है कि इस तरह की जो योजनाएं चलाई जाएंगी तो बहुत बुरी स्थितियां बनेंगी आर्थिक प्रबंधन के मोर्चे पे। हर सरकार के का आकलन उन्होंने किया, हर राज्य का आकलन किया है। तो सबसे पहली बात तो ये कि बीजेपी ने अगर स्कीम शुरू कर दी है, तो बीजेपी को इसमें अभी मौजूदा सरकार को 2000 तक मतलब अभी 1500 तक आने में भी एक लंबा अरसा लग गया। 1500 तक आने में 15 महीने से ज्यादा लग गए, या बहुत, और शायद 2 ही साल लगभग हो गए, क्योंकि चुनाव पहले शुरू हुई थी। 2 साल ये हो गए और 2-3 महीने वो, तो 25-26 महीने लगे। तो ये बात बताती है कि सरकार कोई भी हो, अगर वो सरकार दूसरी भी आ जाती तो वो 3,000 रुपए 5,000 रुपए इस तरह से लगातार देने की स्थितियां नहीं है, क्योंकि बहुत सारे खर्च हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बेहतर ये स्थितियां हो सकती हैं कि ये जो पैसा दिया जा रहा है, इसको किसी प्रोडक्टिविटी की कोई चेन से जोड़ना चाहिए। इससे महिलाओं को इसके बदले में कोई काम महिलाओं से लिया जाना चाहिए, जो उनका हुनर है, जो कुछ चीजें हैं, वो ऐसी कोई चीज बनाए लोकल मार्केट में, सरकार उसको ले ले, सरकार उसकी ब्रांडिंग कर ले, कुछ तो भी इसको करना पड़ेगा। हाल में सरकार ने एक संकेत जरूर दिया है कि जो उद्योग लगाए जा रहे हैं, और अगर वहां पे महिला को ट्रेनिंग करके नौकरी दी जाती है, तो उसको प्राथमिकता वाली है कि जो इस स्कीम की जो महिलाएं हैं लाडली बहना वाली, वो उसमें उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये कवायद जरूर करनी पड़ेगी। पहला तो इसका यही है। दूसरा जो आपका सवाल था मैं थोड़ा भूल गया, ग्राफ्स जो बदलाव की अगर बात कर लें, क्योंकि मोटिव देखिए किसी भी जैसे लाडली बहना योजना की मैं मोटिव की बात कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही थी, तो क्या वाकई ग्राउंड पे वो ग्राफ देखने को मिल रहा है? नहीं, ग्राफ क्योंकि वो मिला। दूसरा आप शायद ये पूछ रहे थे कि जो ये जो कितने समय तक
इस तरह की चलेगी। विक्रम जी भी सवाल यही कर रहे थे कि कितने देर तक खींच पाएगी भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए इसे कहीं ना कहीं किसी न किसी लॉजिकल उस पर लाना पड़ेगा योजना को। ये महिलाओं के लिए भी अच्छा होगा, उन्हें एक हुनर मिलेगा, उन्हें इससे ज्यादा पैसा भी मिल जाएगा और सारी चीजें इससे बहुत आसान होती चली जाएंगी। तो सिर्फ पैसा दे भर पाना और जैसे दे भर पाना जो है किसी भी सरकार के लिए, और मध्य प्रदेश सरकार के पास एक देखिए जो बजट है 4,21,000 करोड़ का बजट है इस बार। अगर हम बजट को देखें तो उसमें उन्होंने कहा है कि हमारा जो खर्च है वो 3,75,000 करोड़ रुपए का ही है। तो राजस्व आधिक्य का ये बजट उन्होंने बताया है, लेकिन दूसरी तरफ इसको जीरो बजट भी कहा गया है। इसमें यह भी साफ है कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए सरकार लोन चुकाने में इस साल खर्च करेगी। तो ठीक है, मैं मानता हूं कि लोन तभी मिलता है एक आम आदमी को भी और सरकार को भी जब उसकी बैलेंस शीट अच्छी होती है, क्रेडिट अच्छा, तो ही उसको लोन मिलता है। लेकिन सवाल है कि लोन लेने का मतलब क्या, उसका 30,000 उसका ब्याज भी चुकाना पड़ रहा है। तो वो पैसा यदि किसी अच्छे काम में और खर्च हो जाए तो ज्यादा इसका बेनिफिट मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे जो लोग हैं जो लाभान्वित हैं वो ज्यादा हुनरमंद उनको बनाने की जरूरत है। तो इस तरह का एक ताना बाना अब सरकार को बनाना चाहिए, क्योंकि मोहन सरकार के सामने मध्य प्रदेश की अभी कोई चुनाव नहीं है, तो वो अभी कुछ प्रयोग और कुछ जोखिम उठा करके चीजों को दुरुस्त कर सकती है। यानी कम से कम अगर ये बात कर ले कि 2028 के चुनाव तक तो ये कैसे भी योजना चलने वाली है, और 2028 में ये बड़ा ही कह ले तो एक ब्रह्मास्त्र भी साबित हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन विक्रम जी सवाल आपसे है कि अगर 2028 तक कम से कम ये योजना चली तो फिर कांग्रेस के सामने एक चुनौती की बड़ी जो है वो दीवार देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये बड़ा फैक्टर आशीष जी भी कह रहे थे 2023 के भी चुनाव में, और लोकसभा के भी बात कर ले तो 29 आउट ऑफ 29 उसमें भी इसकी एक बड़ा जो है वो रोल देखने को मिला था। आपके पास विकल्प है इसका? आप इस बात को समझिए, कोई योजना जब आती है, ठीक है, तो वो आदत में आ जाती है, तो वो औचक नहीं रहती है, सरप्राइज नहीं रहती है, और उससे जो लाभ राजनीतिक मिलता है वो फिर मिलना बंद हो जाता है। ऐसे तो हम देखिए इसरो, भागड़ा नागल और BHEL तो कांग्रेस ने बनाए थे, तो उसको हम कब तक भुना सकते हैं, एक चुनाव में या 2 चुनाव में, ठीक है ना। एक बात तो ये हो गई। तो इसलिए यदि ये 5 साल योजना चलेगी तो लोगों को लगेगा कि एक सामान्य सी सरकार की पॉलिसी है, आने वाली सरकार भी देगी हमको। तो इसलिए जो अचानक जो भाजपा को लाभ मिला था वो लाभ अब आगे मिले, इस बात की संभावना कम है। फिर वही मैं आता हूं, मैं यही आपसे कह रहा हूं कि ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से निकलने वाली योजना नहीं है। यदि आप ज्यादा पैसा इस योजना में डालेंगे तो फिर हमारे किसान का क्या होगा? आप देखिए किसान आए दिन। विक्रम जी आपकी आवाज फिर से कट रही है। जी मेरे यहाँ तो सब ठीक है, आपकी आवाज आ रही है? अभी क्लियर हो गई, आप अपनी बात जारी रखें। हाँ, तो जो यदि आप ये पैसा यहाँ डालेंगे तो दूसरी जगह तो परेशानी हो जाएगी ना आपको, और जो दूसरी जगह का आक्रोश होगा, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो रोजगार की बातें हो या वेतन या पेंशन की बातें हो, तो रोजगार निर्माण की बातें हो, तो वहां जो आक्रोश पैदा होगा वो आक्रोश दूसरी जगह तो पक्का जो एंटी इनकम्बेंसी का लाभ जो है सरकार को मिलेगा। तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि ये योजना जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की योजना नहीं है। जैसा आशीष जी ने कहा कि इसको एक ऐसे चक्र में डालना चाहिए जहां स्थायित्व हो इसका। अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि 4 राज्यों में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुका है अभी तक, लाडली बहना और प्रकारांतर से जो दूसरी योजनाएं चल रही हैं। यदि 1 लाख करोड़ का फंड बना के आप स्थायी रोजगार बनाते तो 5 लाख रोजगार जनरेट होते, और हर एक रोजगार जो है स्थायी रोजगार 10 अस्थायी और अप्रत्यक्ष रोजगार को जन्म देता है। तो इस तरीके से आप जो है करीब 50 लाख लोगों को इस फंड में रोजगार दे सकते थे। मेरा कहना वही है कि सरकार जो है कर्ज लेती है, फिर इसमें डालती है पैसा, और ये पैसा इतना मामूली है कि इससे कोई भी प्रकार का सृजन नहीं हो सकता। आप 1,500 एक आदमी को देंगे तो ना उसमें वो रोजगार कर सकता है, ना कोई अपने भविष्य की प्लानिंग कर सकता है। तो फिर विक्रम जी दोनों बात आप लोग करते हैं, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। 2023 का भी का संकल्प पत्र था, उसमें भी आपने भी 1500 रुपए देने की बात कही थी। उसके पीछे आपकी कांग्रेस की क्या योजना थी, किस तरह की मैनेजमेंट आप लेके चल रहे थे? ये सवाल जब आप करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि 1500 में कुछ नहीं होगा, और उधर से वो प्रियंका दुबे जी कहेंगे कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, वो अपना रोजगार देख रही हैं, उससे उनका परिवार मजबूत हो रहा है, उनका आधार मजबूत हो रहा है, तो फिर आपके संकल्प पत्र में वो 1500 की बात क्यों कही गई थी?
नहीं, हम तो कह रहे हैं ना कि हमने तो 3,000 की बात की थी, हमने 1,500 की बात नहीं की थी, हमने सीधा 3,000 की बात की थी। इसके पहले हमने 2018 के इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में न्याय योजना प्रस्तावित की थी, उसमें 6,000 रुपए था प्रत्येक परिवार को। हमारा जो आर्थिक नियोजन है वो दूसरे किस्म का है। 15 महीने में हमने दिखा दिया था कि हमने कर्ज कम लिया था और कर्ज की एक किस्त भी चुकाई। प्रियंका जी, मैनेजमेंट को लेकर सवाल है, ठीक है, समय हमारे पास थोड़ा सा कम है। विक्रम जी, प्रियंका जी से आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। प्रियंका जी, मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग था कि किसान डिफॉल्टर हो गए और इनकी सरकार खुद भी डिफॉल्ट होकर के बाहर हो गई, वो भी आपसी मतभेद के कारण। दूसरी चीज, 3,000 रुपए देने की आपकी योजना थी और आप लोग अकाउंट्स के इतना मतलब अपने आप को इतने अच्छे अर्थशास्त्री मानते हैं, तो जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां पे महिलाओं के लिए आपने अप्लाई क्यों नहीं किया? दूसरी चीज, मैं आशीष भाई की बात से पूर्णतः सहमत हूँ, तो मैं उनकी जानकारी के लिए और उनकी खुशी के लिए बात बता दूं कि मुद्रा, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो चल रही है, तो 70% उसमें लाभार्थी स्टार्टअप के लिए महिलाएं हैं जिन्होंने अपने खुद के व्यवसायों को शुरू करके अपने आप को स्वावलंबी बनाया है। तो और स्व सहायता समूह के माध्यम से भी अगर हम देखते हैं तो छोटे छोटे उद्योग उन्होंने कार्य अपने खुद के काम शुरू करे और अपने आप को मजबूत कर रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो स्व सहायता समूह हो, लखपति बहना योजना हो, लाडली बहना योजना एक अलग माध्यम है। और इसके अलावा महिलाओं का बहुत बड़ा एक समस्या होती थी भ्रूण हत्या, तो लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से जब उन्होंने ध्यान देना शुरू किया और जिस तरीके से हमारे भाई ने बोला, विक्रम जी ने, कि कुछ योजनाएं लगातार चलती हैं तो जनता उसको आम मानने लग जाती है, परंतु कमलनाथ जी ने आकर के किस तरीके से संबल योजना, मेधावी छात्र छात्राओं की योजना जो बंद की थी, तो जनता ने वो भी देखा है कि अब चलती हुई योजनाओं को किस तरह से बजट के नाम से बंद कर देते हैं। इसलिए जनता ने आपको दरकिनार किया है। ये कहना कि 5 साल तक कोई योजना चलेगी तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा, ये पूरी तरीके से गलत है। हाँ, परंतु आपकी मंशा जरूर समझ में आ जाती है कि आप सम्मान निधि के नाम से 3,000 रुपए के फॉर्म तो भरवा सकते हैं, परंतु उसके लिए बजट कहाँ से आएगा, ये योजना आप लोग की कदापि नहीं। ठीक है प्रियंका जी आपकी बात आ गई। आशीष जी, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे, और ये समझना बेहद जरूरी, क्योंकि आपने जिस तरह से बिहार का जिक्र किया, बिहार में 10,000 महिलाओं को दिया तो गया रोजगार के, लेकिन उसके बाद तुरंत तेजस्वी यादव ने कहा कि 30,000 मैं दूंगा महिलाओं को और मतदाताओं को, महिला मतदाताओं। तो ये समझना जरूरी है, क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी लाडली बहना योजना के अगेंस्ट कोई एक नया विकल्प खोजेगी चुनाव के समय, या लाडली बहना योजना उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है? नहीं, निश्चित तौर पर जिस तरह की योजना चल रही है और पिछला रिजल्ट और बाकी जगहों पर रिजल्ट कांग्रेस भी देख ही रही होगी, तो कांग्रेस को भी निश्चित तौर पर कोई और तरह से ऐसी कोई मन भावन या क्या कहते हैं लोक लुभावन योजना लानी पड़ेगी। तो ये एक चुनौती हो गई है। लेकिन कांग्रेस कोई बहुत तार्किक तरीके से, मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक दल किसी भी प्रदेश में बहुत तार्किक तरीके से जनता के सामने आए और वो बताए कि खजाने की स्थिति क्या है, आर्थिक जरूरतें क्या है, रोजगार कैसे देंगे, तो फ्री बीज वाला जो मामला है इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। दूसरी बात, कांग्रेस के साथ आप एक अनुभव होगा कि कांग्रेस सरकार का हिमाचल प्रदेश में दम फूल गया है। वो किस तरह से वो मैनेज कर पा रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ये सबको ये चीजें आई हैं। सैलरी बांटने में भी उनको परेशानी आई थी बीच में। तो ये जो योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश चूंकि बड़ा राज्य है तो काफी चीजें कवर हो जाती हैं, और भी राज्य हैं वहाँ कवर, छोटे राज्यों की हालत खराब है। कर्नाटक में भी ये स्थितियां कहीं कहीं आ रही हैं। तो ये एक पहले एक बहस चली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा था सरकारों को या दलों को कहा था कि इस पर नियंत्रण रखा जाए। तो ऐसी कोई चीज सामने आनी चाहिए, वरना देखिए भाजपा का जहां तक कोई ज्यादा राज्यों में उसकी सरकार है और लगातार प्रयोग कर रही है, तो भाजपा मुझे लगता है जो इस तरह की योजना पर आई है, ये एक शेर की सवारी की तरह है। इस पे आप इस पे लगातार बैठ भी नहीं सकते और उतर भी नहीं सकते। तो ये इस स्थिति में चीजें जा रही हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसको किसी न इस तरह की जितनी भी योजना है जिसमें डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है, उसकी बजाय उससे कुछ काम लिया जाना चाहिए निश्चित तौर पर, तो समाज ज्यादा सशक्त होगा। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ समय हमें इतना ही ज्यादा दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी आपका, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी आपका भी, और आशीष दुबे जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।